सर ने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया और मेनली मेडिसिन जो है बड़ा सब्जेक्ट और नॉर्थ सेट का प्रायोरिटी सब्जेक्ट भी है, तो मेडिसिन के सिस्टम पे हम पहले फोकस करेंगे। बाकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगेगी हम लोग टाइम भी एक्सटेंड करेंगे। कल जैसे ट्यूसडे तो हो सकता है कल कोई तूफानी सेशन भी हो जाए, ठीक है, 8 से 8 वाला, वो सुबह आपको बता सकते हैं। मैं भी कोशिश में लगा सुबह से, ऐसा कुछ भी होगा। देन सब्जेक्ट को कैरी करने से पहले आज ही के न्यूज़पेपर के 3 इंपॉर्टेंट MCQ है जो नॉर्थ सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नॉर्थ सेट रिसेंट अपडेट ट्रेंडिंग MCQ पूछता है। तो पहले हम लोग तीनों डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन को कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बुक किया है, इमेज देख के बदलना है। कुछ टाइम पहले मुर्मू के बारे में मैंने बताया था, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। अभी डे बिफोर यस्टरडे इलेक्शन फिनिश हुआ, एक राजस्थानी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नाम से तो वाकिफ होंगे, जगदीप धनखड़। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, 14th में। और 100% जितने भी रिसेंट डाटा है आपको क्लास में मिलेगा, जहां पर 3 से 4 MCQ हम लोग कंफर्म करेंगे। जगदीप धनखड़ इज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इमेज बेस्ड MCQ आ सकता है, क्योंकि आपने देखोगे सुंदर पिचई का फोटो आया था पिछली बार, और CEO ऑफ गूगल करके पूछा था। तो इमेज भी आपको नॉलेज में होना जरूरी है। अपने ब्रेन में ये इमेज भी आप रखिएगा कि इमेज बेस्ड यदि आपसे पूछते हैं तो सही आंसर पुट करें, फाइंड आउट कर सकते हो। एक महिला जो है, कल ही रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक नया पद दिया है, उस महिला का फोटो मैंने पुट किया है। हिंदी में लिखा है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत, CSIR। और ये जहां तक मुझे लगता है आप लोग इसके ऊपर नॉर्थ सेट 2022 लिख दीजिएगा। एक कल ही का अपडेट है। डॉक्टर नल्ला थम्बी कलेस्वी, फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और रिसेंटली कल ही इनको इस पोस्ट पे फर्स्ट टाइम जो है मौका मिला है, और फर्स्ट वुमन है। और मैं बताना चाहता हूँ, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं बच्चों कि CSIR का प्रेसिडेंट कौन? नरेंद्र मोदी। जैसे नीति आयोग है, मैंने आपको यूट्यूब के चैनल पे बताया, नीति आयोग, नीति आयोग के प्रेसिडेंट भी कौन है? नरेंद्र मोदी से। और कल ही नीति आयोग की 7th जो है मीटिंग थी, और इनको जो है सेलेक्ट किया CSIR के डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वुमन। और ये जो CSIR है, ये 26 सितंबर 1942 को पहली बार ये फाउंड हुआ। और ये नॉर्थ सेट डायरेक्ट MCQ आप बात लीजिएगा। नॉर्थ सेट 2022 के पर्पज से हर एक इंपॉर्टेंट डाटा आप तक पहुंचाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जस्ट उसको फॉलो करिएगा, स्पीड अप रखिएगा बच्चों, फटाफट लिखिएगा। क्योंकि आप न्यूज़पेपर से थोड़ा दूर हो। एक और कल इनका रीसेंट अपडेट देख लिया सभी ने, रीसेंट अपडेट, ये भी आप पर भी महिला है, और फोटो देख के आप आइडिया लगाइएगा। क्राउन पे मत जाइएगा, क्राउन तो मिस इंडिया भी पहनती है, मिस वर्ल्ड भी पहनती है। मिस इंडिया USA 2022, मिस इंडिया USA 2022, इंडियन अमेरिकन आर्या वालवेकर। शी इज इंडियन अमेरिकन, मतलब भारतीय है, अमेरिकन रहती है। अब आर्चरी जो है, आर्चरी की ब्रांच को बच्चों क्या बोलते हैं? आर्चरी। एक और बात आपको बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट आर्चरी। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट आर्चरी। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट आर्चरी, स्मॉलेस्ट आर्चरी। और आर्चरीज की ब्रांच को क्या कहते हैं बच्चों?
वेसल्स तो आपको कैपिलरीज लिखना है। आपसे स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछे तो आपको आर्टरीज लिखना है, और आपको पूछे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी तो आपको आंसर क्या देना है। रिस्पांसिबल टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, कैपिलरीज फर्दर जो है 3 ब्रांचेस बनाती है, 3 ब्रांच होती है कैपिलरीज की। एक का नाम है कंटीन्यूअस कैपिलरी। कौन सा है बच्चों? कंटीन्यूअस कैपिलरी। और कंटीन्यूअस कैपिलरी आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। इट विल हेल्पिंग टू प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द ब्रेन। आपके ब्रेन में टॉक्सिन को एंटर होने से प्रिवेंट करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। कौन सा है? फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। और याद रखना ये रीनल टिम्पल्स पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रीनल टिम्पल्स। और आपको पता है रीनल टिम्पल्स का काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। जैसे ही बर्मन कैप्सूल से फिल्टर होता है तो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वलेंट ट्यूब्यूल्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी कैपिलरी चाहिए? फेनिस्ट्रेटेड। लास्ट में आता है बच्चों साइनोसाइडल। कौन सा होता है? साइनोसाइडल कैपिलरीज, जो आपके लिवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में पाया जाता है। लिवर, बोन मैरो और स्प्लीन। तो कैपिलरीज कितने टाइप्स होती है? 3। कंटीन्यूअस कैपिलरी, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी और साइनो। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। अब कैपिलरी से जो फर्दर ब्लड कैरी हो रहा है वो कौन कैरी कर रहा है? वेन्यूज। कौन कर रहा है? और वेन्यूज को कहते हैं ब्रांच ऑफ वेन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रांच ऑफ वेन। ब्रांच ऑफ वेन दैट वी कैन से वेन्यूज। और वेन्यूज के बाद वो ब्लड किसको जाता है? और वेन में याद रखना, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, दूसरा इंफीरियर वेना कावा। याद रखना सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा को लार्जेस्ट वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये दोनों ब्लड ले जाकर किसको देता है? राइट एट्रियम। किसको देता है? और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट में। तो याद रखना वेन और वेन्यूज आर रिस्पांसिबल टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिखा है आर्टरीज और आर्टरियोल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर। यहाँ से देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ट्यूनिका एडवेंटेशिया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, द लेयर वी कैन से ट्यूनिका that consists of fibrous tissue. The layer will work to protect blood vessels. Blood vessels को protect करने का काम कौन करता है? ट्यूनिका। और fibrous tissues की बनी होती है सबसे बाहर वाली लेयर। उसके बाद में ट्यूनिका मीडिया। This is your tunica media that we can say middle layer। कौन सी लेयर है? That consists of the muscular tissue। किसकी बनी होती है? इसका काम है contraction और relaxation। contraction और अंदर जाओगे तो अंदर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा। क्या नाम है? दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर। और याद रखना इसके अंदर कौन ट्रेवल करता है बच्चों? ब्लड। कौन ट्रेवल करता है? ब्लड। और ब्लड वेसल्स के बीच में फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है ट्यूनिका इंटीमा। व्हेन ब्लड ट्रेवल इनटू द ब्लड वेसल्स, उस समय ब्लड वेसल्स और ब्लड के बीच का जो फ्रिक्शन है उससे प्रिवेंट करने का काम करता है ट्यूनिका इंटीमा। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसका नाम है ल्यूमन। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूमन। अब आपसे पूछते हैं कि ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? वैसा वेसोरम। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड ट्रेवल करता है तो इसी ब्लड जो है वैसा वेसोरम के द्वारा ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर लेता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा है कि यदि पेशेंट को एनोरिज्म होता है, एनोरिज्म का मतलब होता है डायलेटेड या फॉर्मिंग पाउच ऑफ द आर्टरीज। सपोज ये आपकी आर्टरीज है, ये आपकी आर्टरीज की लेयर है और इसी आर्टरी में यदि इस तरीके से पाउच बन गया, दैट कंडीशन वी कैन से एनोरिज्म। क्या बोलते हैं? और एनोरिज्म में कॉमनली कौन सी लेयर रिस्पांसिबल होती है? ट्यूनिका और ट्यूनिका मीडिया, दैट वी कैन से मिडल। दैट अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट वन देखिएगा, आयोटा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। हार्ट, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज अ हार्ट। कौन सा? हार्ट। इसके साथ में ये भी मेंशन किया है, स्टार्ट टू बीट एंड पंप ब्लड अराउंड 3 वीक। कभी कभी आपसे वीक में पूछेंगे बच्चों, कभी कभी आपको डेज में पूछे 21st डे ऑफ इनटू द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब इज अ प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इज अ प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। अंडरस्टैंड? ओके फाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा नॉर्सेट। नॉर्सेट का एमसीक्यू, नॉर्सेट 2020।
कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है। यहाँ आपको दिख रहा होगा पेशेंट का जो हार्ट है उसका अपेक्स किधर है बच्चों? लेफ्ट। मतलब ये कंडीशन क्या है? नॉर्मल। क्या है? आई थिंक एवरीबडी दे हैव हार्ट अपेक्स टुवर्ड लेफ्ट साइड। अपेक्स किधर होता है? लेफ्ट साइड। इवन आप जब रात को सोते हो चेस्ट पे हाथ रखते हो, यदि हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट हो रहा है मतलब आपका हार्ट किधर है? और इधर बीट नहीं हो रहा है और इधर हो रहा मतलब किधर है? इधर हो रहा मतलब वो कंजेनाइटली क्या डिफॉर्म है? क्या है? डिफॉर्म है। मतलब अपेक्स जब आपका राइट की तरफ चला गया, द कंडीशन वी कैन से डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया कंजेनाइटली is a rare heart condition. Your heart pointed towards your right side. ये 1000 lakhs लोगों में 1 या less than 1 लोगों में पाया जाता है। तो that condition है डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। So that is abnormalities. Next one image में MCQ will be asking. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चे का जो हार्ट है ये आउटसाइड लोकेटेड है। इसके आउटसाइड थोरेसिक है। इसके आउटसाइड मतलब when the baby born, जब बच्चा पैदा हुआ तो हार्ट उसकी बॉडी से बाहर था। और ये भी दो तरीके से आगे बताऊंगा, एक पार्शियल आउटसाइड होता है, एक कंप्लीट आउटसाइड होता है। पार्शियल में स्किन कवर करके रखती है और जब हार्ट बीट करता है तो स्किन के अंदर से दिखता है कि समथिंग कुड हैपन, और कंप्लीट में हार्ट खुद ही बाहर होता है ना। तो दैट कंडीशन वी कैन से एक्टोपिया कार्डिस। क्या बोलते हैं? एक्टोपिया कार्डिस। आई वाज पुटेड हियर। एक्टोपिया कार्डिस का मतलब होता है हार्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द थोरैक्स। नॉर्मली आपका हार्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में होता है, इनटू द थोरैक्स कैविटी होता है। एरिया का नाम है मीडियास्टिनम। क्या नाम है? मीडियास्टिनम। When our heart is located outside the thorax, that condition we can say ectopia cardis। क्या बोलते हैं? अब ये भी पार्शियल और कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया। पार्शियल का मतलब योर हार्ट लोकेटेड आउटसाइड द थोरैक्स बट माय डियर जस्ट अंडर द स्किन। जब आप देखोगे तो स्किन ऊपर से महसूस करवाएगी कि हार्ट आपका बीट कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। और बट यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यदि आउटसाइड द थोरैक्स है और टोटली बाहर है, दैट वी कैन से कंप्लीट एक्टोपिया कार्डिस। एग्जाम में पूछते हैं कि एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी प्रेगनेंसी की कौन सी वीक पर डेवलप होती है, तो आपको मेंशन करना 10th और 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 10th और 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम ट्रीट नहीं कर सकते उस समय। ट्रीट कब करेंगे? बर्थ के बाद, इसको रिपेयर करेंगे। बट आपसे ऐसा पूछे, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर है बच्चों, तो आपको आंसर क्या लिखना? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है 0 से 12 वीक का होता है और ये 10 to 11 वीक के आसपास फाइंड आउट होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन सा करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी, और हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो क्या है बच्चों? एक्टोपिया कार्डिस। एक और वर्ड आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है, जैसे मैंने एक्टोपिया कार्डिस आपको बताया, एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस, योर लेंस इज डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। योर लेंस, आई लेंस जो है अपनी जगह से डिसलोकेटेड है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, उसको एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्टोपिया लेंटिस। डिसलोकेशन, डिसलोकेटेड या डिसलोकेशन of lens from normal anatomical position, normal anatomical position, that is the ectopia lentis. Lentis belong from the lens, cardia belong from the heart. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? अंडरस्टैंड? ओके फाइन। ये ऐसे नहीं होना चाहिए यस सर यस आई वांट एनर्जी फ्रॉम योर साइड, है ना? यस दैट आई एक्सपेक्टिंग। इवन ये क्लास जो मैंने यूट्यूब पे भी लाइव किया है, आज और कल सेशन लाइव होगा, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, है ना? उन बच्चों की कंप्लेंट भी है कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर क्लियर नहीं दिख रही है। उसके लिए आपको जाहिर से ऑफलाइन क्लासरूम में आना पड़ेगा, बट जो एडवांटेज आपको मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाइएगा, और नॉलेज जिस एंगल से सीखने को मिले तो आप जरूर सीखिएगा, ठीक है? तो जो लाइव बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप फोकस करिएगा कंटेंट पे, और कंप्लेन की बजाय कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल। और ये हमेशा लाइव नहीं होगा, ये सब फर्स्ट और सेकंड डे आपको देखने को मिलेगा, तो कीप इट अप एवरीवन। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया कि ये जो एक्टोपिया कार्डिस मैंने आपको बताया,
जिसमें हार्ट इज लोकेटेड आउटसाइड। अब एग्जाम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आउटसाइड जो है कहाँ से बाहर लोकेटेड हो सकता है, और मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है। जैसे हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स का मतलब इनटू द थोरेसिक कैविटी एट द साइड इज अ मीडिया स्टीनम। अब यहाँ पर 4 साइड में लिखा है सर्वाइकल एक्टोपिया। यदि सर्वाइकल एरिया से बाहर लोकेटेड होगा तो 3% फाइंड आउट होता है, बट जो मोस्ट कॉमन कौन सा है, थोरेसिक। और 53% जो है थोरेसिक एरिया से आपका हार्ट बाहर लोकेटेड होता है। थोरेको एब्डोमेन जो है 10% है, और एब्डोमिनल एक्टोपिया पेट के द्वारा हार्ट बार है वो 30% है। मतलब आपके पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिया कार्डिस का पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, थोरेसिक एक्टोपिया। ये इस कंजेनाइटल, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू आपको पूछते हैं, इमेज बेस्ड पूछ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड पूछ सकते हैं, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट। इसको हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दैट इज ectopia cardis. Understand everyone? Okay, fine. Next carry करते हैं. Circulation of heart. Heart have 2 types circulation. That have 2 types. 2 types circulation. एक होता है बच्चों systemic circulation. कौन सा होता है? Systemic circulation. और एक होता है pulmonary. कौन सा होता है? Pulmonary सर्कुलेशन। इसमें भी हम देखें एग्जैक्टली, सपोज दिस इज योर हार्ट, एवरीबॉडी नो योर हार्ट हैव हाउ मेनी चेंबर, 4 चेंबर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप किसमें करता है बच्चों, एयोटा। किसमें करता है, एयोटा। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से रिसीव होता है, इंफीरियर, और यहाँ से आता है सुपीरियर। अब आपको ये भी पता है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देता है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड कहाँ पहुँचता है, लंग से ब्लड प्यूरिफाइड होकर के कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम। दैट यू अंडरस्टैंड? सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हार्ट का वो चैम्बर जो बॉडी सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट का वो चैम्बर जो बॉडी सिस्टम से वापस कैरी करता है। तो आपको पता है बॉडी सिस्टम में ब्लड कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पांसिबल टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन, यस और नो? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता, सुपीरियर वेना का, और इसमें आके डालते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम कौन सा सर्कुलेशन हुआ, तो सिस्टमिक का दूसरा नाम है बच्चों ग्रेटर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर सर्कुलेशन। और ये ग्रेटर सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक। दैट्स क्लियर एवरीवन? दूसरा पल्मोनरी टर्म्स बिलोंग फ्रॉम द लंग्स, मतलब आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स में ब्लड भेजता है, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और लंग्स वापस ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। मतलब लंग्स में जाने वाला चेंबर और लंग्स से ब्लड रिसीव करने वाला चेंबर, लंग्स में किसने भेजा, राइट वेंट्रिकल, ब्लड लेके कौन आया, लेफ्ट एट्रियम। तो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का दूसरा नाम है लेजर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, लेजर। ये कहां से स्टार्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल से, कहां खत्म हुआ, लेफ्ट एट्रियम। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कितने टाइप के सर्कुलेशन को रन करता है, 2। वन इज द सिस्टमिक, पल्मोनरी। सिस्टमिक कहां से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट, और पल्मोनरी कहां से हुआ, राइट वेंट्रिकल से। क्लियर एवरीवन? एग्जाम में पूछते कौन सा सर्कुलेशन कहां से होता है। अब हार्ट की प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो हार्ट का जो प्लेसमेंट है आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये आपके 2 लंग्स होंगे। सपोज ये आपका राइट लंग्स है और ये आपका लेफ्ट लंग्स है, ये आपका डायफ्राम है। दोनों लंग्स के बीच की स्पेस को हम कहते हैं मीडिया स्टीनम। क्या कहते हैं बच्चों, मीडिया स्टीनम कहते हैं, दैट्स अ मीडिया स्टीनम। और मीडिया स्टीनम वो जगह है जहां पर कौन लोकेटेड होता है, जो हार्ट। कौन लोकेटेड होता है, हार्ट। अब हार्ट का जो लोकेशन है वो ऑब्लिक पोजीशन होता है। कौन सी पोजीशन है, ऑब्लिक। मतलब ये आपका दिल है, ये आपका हार्ट है। यू कैन सी एवरीवन दिस पोजीशन वी कैन से ऑब्लिक। कौन सा है, आपसे पूछेंगे हार्ट कौन सी पोजीशन में लोकेटेड होता है, आपको आंसर लिखना है ऑब्लिक पोजीशन। इवन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हार्ट जो है वो कहां से कहां तक लोकेटेड है, आपको आंसर लिखना है बिटवीन T5-40 थोरेसिक 5 और थोरेसिक 8 के बीच में लोकेटेड होता है। ऊपर थोरेसिक वर्टिब्रा 5 है, नीचे थोरेसिक वर्टिब्रा 8 है। ये एग्जैक्टली हार्ट का लोकेशन है बिटवीन T5 to T8। लिख लोगे, ओके फाइन। इसके अलावा यदि फर्दर बात करें, जैसे ऑर्गन की मैंने बात की T5 to T8। अब आपको ये भी पता है कि आपका जो है एडम्स एप्पल,
एडम्स एप्पल आपने सुना होगा, इसका दूसरा नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? सॉरी, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज। आपने एक बोन का नाम सुना होगा जिसका नाम है हायोइड बोन। क्या नाम है? हायोइड बोन। इनका जो लोकेशन है ऑलमोस्ट जो है C2 और C3 और मेरी कौन सा C3। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपका स्प्लीन जो है, आपका स्प्लीन जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है? एट द लेवल ऑफ रिब्स, दैट इज 9, 10 और 11। स्प्लीन का लोकेशन कौन से लेवल पे? जो लेफ्ट साइड का 9, 10, 11 रिब्स है, वहां कौन लोकेटेड होता है? स्प्लीन। कौन होता है? आपको ये भी पता बच्चों किडनी कहाँ लोकेटेड होता है? T12 से L3। ये किडनी का लोकेशन है बिटवीन T12 टू द L3। तो एग्जाम में कुछ कभी कभी पर्टिकुलर ऑर्गन का लोकेशन पूछते हैं कि किस किस के बीच में लोकेटेड होता है, तो इस तरीके से आपको पुट करना होगा बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें, जिसमें लेयर ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर? 3 लेयर। ओके फाइन, 3 लेयर। सबसे पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ओके फाइन। पेरिकार्डियम को कभी कभी बच्चों एपिकार्डियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी बोलते हैं। और ये भी याद रखना, ये कौन सी लेयर है बच्चों? आउटर लेयर। पेरिकार्डियम जो है फर्दर जाकर के दो में डिवाइड होती है। एक होती है पैराइटल, एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। और पैराइटल जो है सबसे बाहर है, विसरल जो है मायोकार्डियम की तरफ है। किधर है? मायोकार्डियम। इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम स्पेस बोल सकते हो या पेरिकार्डियम कैविटी बोल सकते हो या पेरिकार्डियम कैविटी बोल सकते हो। याद रखना नॉर्मली आपको पेरिकार्डियम कैविटी और पेरिकार्डियम स्पेस जो है डज हैव 5 to 20 ml सरफेक्टेंट। एग्जाम में पूछते हैं कि स्पेस में कितना ml सरफेक्टेंट होता है? दैट इज अराउंड 5 to 20। ये दो ओपन कर देना तो वेंटिलेशन हो जाएगा। 5 to 20 ml जो है सरफेक्टेंट होता है। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अभी ये सरफेक्टेंट यदि इंक्रीज हो जाता है, यदि सरफेक्टेंट मोर देन 20 हो गया और इधर 50 ml तक चला गया, तो बच्चों एक एब्नॉर्मलिटीज को एक्सपीरियंस कराना है कार्डिक टेम्पोनेट। क्या बोलते हैं? कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियल कैविटी। अब 20 to 50 ml यदि एक्यूमुलेशन हो गया, नॉर्मल कितना था? 5 to 20। 20 to 50 पहुंच गया, उसको हम कहेंगे एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट। एक्यूट कार्डियक। और यदि ये पहुंच करके 50 ml से ज्यादा हो गया तो आएगा बच्चों क्रॉनिक। क्या आएगा? क्रॉनिक कार्डियक टेम्पोनेट। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली 5 to 20 ml we can consider, but if more than the 20 to 50 ml we can say acute cardiac tamponade, और 50 ml से ज्यादा चला गया we can say chronic cardiac tamponade। ओके फाइन। यदि इस स्पेस के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, तो इसको कहेंगे हीमोपेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? हीमोपेरिकार्डियम। हीमोपेरिकार्डियम। हीमो मतलब ब्लड, पेरिकार्डियम। कभी कभी पूछते हैं कि abnormal accumulation of blood into the pericardial sac, that we can say हीमोपेरिकार्डियम। Do you understand everyone? Okay fine। Then उसके बाद लेयर आती है बच्चों मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम को कौन सी लेयर कहते हैं? मिडल। कौन सी कहते हैं? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ इसमें कौन कौन होगा? कार्डियक मसल होगी बच्चों, कार्डियक मसल होगी। इसमें आपका कंडक्शन सिस्टम होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन सिस्टम होगा। इसमें बच्चों ब्लड सप्लाई होगा और ब्लड सप्लाई में आपको पता हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड देती है? कॉरोनरी आर्टरी। कौन देता है? कॉरोनरी आर्टरी। इसमें बच्चों नर्व सप्लाई भी होगा, नर्व सप्लाई और कंडक्शन सिस्टम को नर्व सप्लाई करना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इवन बच्चों इसमें हार्मोन्स होंगे क्योंकि ग्लैंड भी लोकेटेड होता है और हार्मोन्स में आपको पढ़ाने वाला हूं ANP और BNP, एट्रिया नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड और वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड। ओके फाइन। देन इनर मोस्ट लेयर का नाम है दैट इज द एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम, दैट इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट वन कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंबर ऑफ हार्ट। हाउ मेनी चेंबर वी हैव? 4 चेंबर। यहाँ पर काफी छोटे छोटे एमसीक्यू बन सकते हैं बच्चों एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। सपोज दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर हार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर। हमने लिखा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके फाइन, अब सबको पता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। अब चैम्बर की बात करें, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, चैम्बर भी यहाँ कभी कभी एग्जाम में मसल वॉल लिखा होता है तो भी हमें 4 लिखना है। 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल होते हैं और आपकी बॉडी में 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी लेफ्ट राइट लोअर, राइट अपर, लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर। अब पहला जो आपके सामने है चेंबर, इसका नाम है राइट एट्रियम, दैट इज द राइट एट्रियम। याद रखना बच्चों, इसको अदर नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं एग्जाम में, ऑरिकल, अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, अपेंडिक्स ये इसके दूसरे नाम है। कभी कभी पूछते हैं कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑरिकल्स, आपको आंसर 4 लिखना है। आपसे पूछा हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अपेंडिक्स, तो भी आपको आंसर क्या लिखना है? 4 लिखना है। अब राइट एट्रियम चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है, इंफीरियर। लेफ्ट वेंट्रिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्लड को भेजता है बॉडी सिस्टम में। इधर राइट वेंट्रिकल की जिम्मेदारी है कि वो लंग्स में ब्लड भेजता है। तो इन तीनों चैम्बर का प्रेशर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि राइट एट्रियम का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है दैट वी कैन से 15 to 30 mm of Hg। सिस्टोलिक हमेशा सब जगह आपको ज्यादा मिलेगा। वही आपसे पूछे राइट एट्रियम का डायस्टोलिक, तो आप लिखना 3 to 8। साथ में आपको बता दो, जैसे सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, आपने सुना होगा सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी सुना होगा, ये सुनो। सेंट्रल वीनस प्रेशर को आप बोल सकते हो सुपीरियर वेना कावा प्रेशर। सुपीरियर नॉर्मली कितना होता है? 3 to 6 या 3 to 8? 3 to 8 mm of Hg। यहाँ 3 to 8 मैंने मेंशन किया, बट याद रखना कभी कभी आपसे पर्टिकुलर पूछे तो आपको आंसर में 3 to 6 मेंशन करना। क्या करना? 3 to 6 mm of Hg। 3 to 8 नहीं करना, 3 to 8 यहाँ पर सिस्टोलिक चैम्बर का प्रेशर है। सीवीपी नॉर्मल कितना होगा? 3 to 6, 3 to सेंटीमीटर H2 अलग होगा बच्चों। ओके फाइन। इसके अलावा आपसे पूछेंगे लेफ्ट एट्रियम का दूसरा नाम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। और क्या बोलते हैं? लेफ्ट अपेंडिक्स। राइट वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं क्रिश्चियन से, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर एग्जाम एमसीक्यू पूछते हैं, राइट वेंट्रिकल का चैम्बर का प्रेशर पूछते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में सुपीरियर का सॉरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 15 to, याद रखना यहाँ पर भी कितना बताया आपको? 15 to, बट यहाँ डायस्टोलिक में थोड़ा वेरिएशन है, दैट इज 4 to 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। पहला एमसीक्यू बोलता है सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट। लार्जेस्ट चैम्बर, लार्जेस्ट चैम्बर आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल, लार्जेस्ट चैम्बर। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर, तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर, तो भी आपका आंसर आना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों है मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर? आप देखिएगा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 100 to 140 mm of Hg is the systolic blood pressure because left ventricle are responsible to pump blood in the systemic circulation। अब बॉडी सिस्टम में ब्लड को पंप करना है तो कौन सा चैम्बर काम करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका प्रेशर कितना? 100 to, और इसका डायस्टोलिक है 3 to 12। तो वी हैव 4 चैम्बर। मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा वॉल्स ऑफ द हार्ट। हाउ मेनी वॉल्स? ओके फाइन, 4 वॉल्स। वॉल्स में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? शॉर्टली रिवाइज करते हैं। सपोज दिस इज योर हार्ट,
देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ आपकी याद करा रही है। नॉर्मली हार्ट मैंने आपको बताया था कैसा होता है, कौन शेप होता है, कैसा होता है। आपने देखा 310 ग्राम वजन जो है वो मेल में होता है, 225 ग्राम किसमें होता है, फीमेल में। कौन शेप ऑर्गन होता है, कैसा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है और लोकेटेड मैंने कहा मीडियास्टिनल कैविटी होता है। पर यदि हम बात करें वॉल्स का, वी हैव 4 वॉल्स। देखिए ये आपका राइट एट्रियम, अगेन लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड। हियर यू कैन सी दिस इज योर ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड को हम बोल सकते हैं राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर। कौन सा बोल सकते हैं, बिकॉज बिटवीन राइट एट्रियम और राइट, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल है। कस्पिड वर्ड आता है, कस्पिड का मतलब कस्पस, क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने 3 कस्पस शो किया है। लीफलेट बोलते इसको, लीफलेट। ये पेड़ के पत्ते के आकार की होती है, ये वॉल जब क्लोज होता है तो बंद करने में मदद करती है। तो दैट वी कैन से 3 कस्पस। कितनी कस्पस है, 3 कस्पस। अब एग्जाम में कभी भी वॉल का डायमीटर पूछते 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा वॉल कौन सा है, सबसे बड़ा वॉल कौन सा है, तो आपको आंसर लिखना है लार्जेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट वॉल ऑफ हार्ट। ये आपके हार्ट का सबसे बड़ा वॉल, दैट वॉल वी कैन से ट्राइकस्पिड। साइज कितना बच्चों, 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही नेक्स्ट लिखा मैंने माइट्रल वॉल। यू कैन सी एवरीवन, दिस इज योर माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल का दूसरा नाम है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इवन आप इस वॉल का नाम ये भी कह सकते हैं बाइकस्पिड। क्या बोल सकते हैं, बाइकस्पिड। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो दैट वी हैव 2 कस्पस। बट इस वॉल की जो साइज है वो 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फाइन। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल से बच्चों जब ब्लड आपका निकलता है किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर एक वॉल है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल। क्या नाम है, पल्मोनरी वॉल। और इस पल्मोनरी वॉल में भी 3 कस्पस होते हैं बच्चों। कितनी होती है, अब सबसे खास बात है पल्मोनरी वॉल की साइज जो है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट। इसको हम कहते हैं हार्ट का जो है ये स्मॉलेस्ट वॉल है, हार्ट का सबसे जो है छोटा। ये लार्जेस्ट वॉल और स्मॉलेस्ट वॉल आपको दोनों एग्जाम में पूछते हैं कि बड़ा वॉल कौन सा, तो आपको ट्राइकस्पिड, छोटा वॉल कौन सा, तो आपको पल्मोनरी। एक और बात एग्जाम में पूछते हैं कि विच इज द मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल, मोस्ट कॉमन या मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल। फॉल्टी मतलब जो सबसे ज्यादा बार बार खराब होता है वो कौन सा वॉल है, माइट्रल वॉल। कौन सा है, माइट्रल वॉल। ओके फाइन। इसके अलावा आयोटिक वॉल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच का है, इसमें भी बच्चों 3 कस्पस होती है। कितनी होती है, आई वाज पुटेड हियर 2.6 to 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका साइज होता है। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ये साइज क्यों जरूरी है, जब आप वल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट पढ़ते हो, वल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट पढ़ते हो तो वल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट में आपने देखा होगा एक स्टीनोसिस शब्द पढ़ते हो, स्टीनोसिस। और स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। क्या होता है, नैरोइंग। तो याद रखना जब भी स्टीनोसिस होता है तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जैसा जैसा डायमीटर कम होगा वैसे वैसे सीवियरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, सीवियरिटी। जैसे माइल्ड स्टीनोसिस, मॉडरेट स्टीनोसिस, सीवियर स्टीनोसिस। तो साइज नॉर्मली आपने जैसे देखा कि ये 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना साइज कम होता जाएगा उस हिसाब से सीवियरिटी बढ़ेगी। स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, और नैरोइंग का मतलब होता है हार्ट वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। आपका वॉल जितना फूटना चाहिए उतना, तो जितना ब्लड फर्दर जाना चाहिए उतना ब्लड फर्दर नहीं जाएगा। ओके फाइन। चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड बच्चों देखिएगा, एक वर्ड आता है कोर्डेट टेंडन। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कोर्डेट टेंडन। आज देखिए ये अगेन आपका हार्ट, अगेन 4 चैप्टर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको कस्पस बताया, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कितनी कस्पस थी, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल कितनी थी, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा के बीच में। These are the कस्पस। अब कोर्डेट टेंडन, एक आपने सुना होगा पैपिलरी मसल्स, एक आपने सुना होगा पैपिलरी मसल।
एक आपने सुना होगा पेक्टिनाइन मसल, पेक्टिनाइन मसल। पहले तो बता दें पेपिलरी मसल जो है वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और पेक्टिनाइन मसल जो है एट्रियम में प्रेजेंट होता है। पेपिलरी मसल्स जो है नंबर पे 5 होती है, कितनी होती है? और 5 में से भी 3 जो है राइट वेंट्रिकल में होता है और 2 जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ध्यान से समझिएगा बच्चों, सपोज ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये 3 मसल्स तो कैपिलरी है राइट वेंट्रिकल में और 2 मसल्स किसमें है? याद रखने का तरीका, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल में 2 कस्पस है तो मसल्स भी कितनी चाहिए? और इधर 3 कस्पस है, मसल्स कितनी चाहिए? अब बच्चों इस कस्पस और इन मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है कोर्डियल टेंडन। कौन करता है? व्हेन योर वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर वेंट्रिकल रिफिल होता है तो ब्लड बढ़ता है, तो हार्ट जब स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कोर्डियल टेंडन इस दरवाजे को बंद कर देगा और जैसे ही वापस हार्ट रिलैक्स होगा तो कोर्डियल टेंडन मसल्स को रिलैक्स करेगा, ये दरवाजा ओपन हो जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा। तो ये काम कौन करता है? कोर्डियल टेंडन करता है। कौन करता है? कोर्डियल टेंडन। सिंपल भाषा में कहें द कनेक्शन बिटवीन कस्पस एंड पैपिलरी मसल्स, कस्पस और पैपिलरी मसल्स के बीच के कनेक्शन को कोर्डियल टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्डियल टेंडन कहते हैं। और मसल्स मैंने कहा पैपिलरी नंबर में 5 होती है दोनों वेंट्रिकल्स में और पेक्टिनाइन मसल्स किसमें होती है बच्चों? एट्रियम में। किसमें होती है? एट्रियम। ओके फाइन। कोर्डियल टेंडन प्रिवेंट इवर्शन ऑफ द फ्री मार्जिन। पैपिलरी मसल्स नंबर 5 होती है, प्रिवेंट रिवेजिटेशन ऑफ द ब्लड बैक इनटू द एट्रियम। ओके फाइन। नाउ हार्मोन सिक्रेटिंग ऑफ द हार्ट। कुछ स्पीड ज्यादा तो नहीं है? देखो शताब्दी बनाना पड़ेगा यदि सिलेबस पूरा करना है। वी हैव मच सिलेबस, है ना, और बहुत सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं अपन ताकि आप रिवाइज कर पाए और कंटेंट को क्विक रिव्यू कर पाए। आपको पता है मुझे सिर्फ उस दरवाजे को लॉक करके आगे निकल जाना है। आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी चीजें पढ़ी है ना, सिस्टमेटिकली रिव्यू कर रहे हैं। आप खुद स्टडी करते तरीका यही होता, बट हो सकता है कि हम पढ़ी हुई चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करें। जैसे ही क्लास फिनिश होता है, जैसे एंडोक्राइन का मॉर्निंग में क्लास हुआ है, आई थिंक सर ने एनाटॉमी फिनिश कर दिया होगा और डिजीज पोर्शन एंट्री कर ली, तो आपके पास 60% सिलेबस हो गया है। किसका? एंडोक्राइन। कार्डियो, हार्ट भी इंसान का वाइटल ऑर्गन है, तो ये कंपटीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ईसीजी, है ना। और ईसीजी जो है 2 या 3 एमसीक्यू देखे जाएंगे, हम उसको भी शॉर्टली रिव्यू करेंगे। बट जितना आप पढ़ रहे हो थियरी में, उसके एमसीक्यू सामने क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। एक और बात बता देता हूँ, अभी 5 मिनट का ब्रेक हुआ बीच में, तो बच्चों के सीधा पॉकेट में हाथ गया और मोबाइल बाहर निकाला। रियली आई डोंट लाइक इन नेक्स्ट 1 मिनट। 5 मिनट में पानी पीना है, रिलैक्स होना है, मेंटली पीस हो। मोबाइल में हो सका है हैप्पी मैसेज भी आए और डेंजरस भी आए, आपको खुश भी करें, आपको तकलीफ में भी डालें, आपको हंसाए भी, आपको रुलाए भी, और वो मैसेज अगले 3 आवर का माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हमें ना तो किसी के साथ कोई रिश्तेदारी निभानी, ना कोई नातेदारी निभानी है। इट्स योर टाइम, ये आपका टाइम। और 1 महीना आप खुद के लिए जी के देखिए, हमेशा दुनिया को खुश कर रहे हैं, है ना। और 1 महीना अपने आप को खुश करने के लिए निकाल लीजिएगा, जिंदगी भर खुश है। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा और आइसोलेटेड करना है और अपने आप को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी से बाहर निकलना और टाइम सिर्फ सब स्टडी। यदि आपको 5 मिनट मिला ना तो टॉपिक के बारे में बात करेगा। अच्छा यार ये तो हो गया, अभी एमसीक्यू पढ़ने, अच्छा एमसीक्यू मेरे कहाँ पर है? फलानी नोटबुक में है, मेरे पास ऐप पे एमसीक्यू है, फलानी बुक में, आप जाती बुक वहाँ रखी थी, बुक लेना, मुझे पढ़ना है, क्लियर करना। दैट यू थिंक इन योर माइंड, है ना। ये नहीं मुझे किसने मैसेज किया, कितने मैसेज आ रखे इंस्टा पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, बंद कर दो सब, कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट 1 मंथ नॉर्थ एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आने दीजिएगा, फिर सबसे पहले पोस्ट लगाइएगा, आई गॉट क्वालिफाइड, आई गॉट
क्वालिफाइड इन नॉर्सेट 2022। फिर अगला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आई गॉट सिलेक्शन। फिर एम्स के गेट पे जाके फोटो डालेंगे, है ना, फलाना एम्स। आर यू थिंकिंग? Yes, sir. इट्स योर ड्रीम? Yes, sir. सच में आप उस सपने को जीना चाहते हो ना? Yes, sir. तो यू शुड बी आइसोलेटेड योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, Yes, sir. है ना। मोबाइल से दूरी बनाए, जब मोबाइल की जरूरत है ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की वही करें, बाकी सिर्फ आपका फोकस आपके कंटेंट पे होना चाहिए। ओके फाइन। नेक्स्ट हार्मोन, आप सबको पता होगा आपका हार्ट जो है 2 टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करता है, ANP और BNP। आई वाज पुट इट हियर। ANP जैसा एट्रिया नेट्रायोटिक पेप्टाइड और ANP जो एक्चुअली एट्रिया से सिक्रीट होता है। एट्रिया मतलब दोनों अपर चैम्बर से, अपर चैम्बर से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है एट्रिया नेट्रायोटिक पेप्टाइड। इसका काम है होमियोस्टेसिस एंड कंट्रोल बॉडी वाटर, सोडियम, पोटेशियम और फैट। सिंपली ANP is it work against aldosterone, ANP it work against hypertension। मतलब इस हार्मोन को हम कहते हैं मेजर वेसोडाइलेटर हार्मोन। मेजर, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दैट हार्मोन इट वर्क टू डायलेट योर ब्लड वेसल्स, टू डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर। ओके फाइन। नॉर्मल जो ANP है 22 से 27 पिकोग्राम पर ml होता है, दिस इज नॉर्मल लेवल। नेक्स्ट है BNP, वेंट्रिकुलर नेट्रायोटिक पेप्टाइड। इसका दूसरा नाम यदि मैं बताऊं बच्चों तो BNP भी बोलते हैं, ब्रेन नेट्रायोटिक पेप्टाइड। एक और याद रखना, एट्रिया नेट्रायोटिक पेप्टाइड को कार्डियोडाइलेक्टिक कहते हैं बच्चों, कार्डियोडाइलेक्टिक, ये इसका दूसरा नाम है। कभी कभी कार्डियोडाइलेक्टिक के नाम से भी पूछते हैं। ANP also known as कार्डियोडाइलेक्टिक। वेंट्रिकुलर नेट्रायोटिक पेप्टाइड है, BNP है, BNP है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? इनटू द वेंट्रिकल। इसमें होता है वेंट्रिकल्स। दोनों की कंपैरिजन BNP में ज्यादा MCQ बनता है। जैसे मैंने प्रूव किया कि BNP जो है काम क्या करता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, BNP it help to find out, एग्जाम का MCQ बच्चों, find out severity of heart failure। हार्ट फेलियर, यदि आपको हार्ट फेल हुआ है और हार्ट फेलियर सीवियर कितना पता लगाना है कि तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखना है BNP। एक्चुअली क्या होता है, सपोज ये आपका हार्ट है और ये हार्ट का ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको अच्छे से पता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में ब्लड नहीं भेज पाता है, हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टुवर्ड्स योर बॉडी सिस्टम। जब आपका हार्ट बॉडी सिस्टम में टुवर्ड्स ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, दैट कंडीशन वी कैन से हार्ट फेलियर। अब जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड किसमें भरेगा? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या होगा? स्ट्रेच होगा। क्या होगा? जैसे ही वेंट्रिकल स्ट्रेच होता है, इस हार्मोन का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। जितना स्ट्रेच उतना इसका लेवल इंक्रीज। तो स्ट्रेच ज्यादा होगा मतलब सीवियरिटी ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यदि लेवल जो है लेस देन 100 पिकोग्राम है, मतलब पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है। लेवल यदि पेशेंट का 100 to 300 है तो पेशेंट को हार्ट फेलियर प्रेजेंट है। यदि ये 300 पिकोग्राम उससे ज्यादा है तो माइल्ड है, 600 उससे ज्यादा तो मॉडरेट है, 900 उससे ज्यादा तो सीवियर है। तो एग्जाम में पूछे विच इज द हार्मोन रिस्पांसिबल टू फाइंड आउट सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, तो आपका आंसर क्या आएगा? BNP। अंडरस्टैंड? ओके फाइन। मैंने ये भी लिखा हायर BNP लेवल मोर सीवियर हार्ट फेलियर। जितना लेवल बढ़ेगा उतना हार्ट फेलियर जो है ज्यादा सीवियर होगा। एक टर्म्स आता है बच्चों, टकायासु डिसऑर्डर। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछते हैं। कभी कभी टकायासु डिसऑर्डर बोलते हैं, कभी कभी आयोटिक आर्च सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है आयोटा एंड इट्स ब्रांच ऑफ आर्टरी। यदि आयोटा में इन्फ्लेमेशन हुआ या आयोटा की ब्रांचेस में इन्फ्लेमेशन हुआ, दैट कंडीशन वी कैन से टकायासु सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मेंशन करना, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का। टकायासु सिंड्रोम या आयोटिक आर्च सिंड्रोम। That's over. Okay, fine. Next one, conduction system of the heart.
Suppose this is your heart. Again, that we have two chamber, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. This is your superior vena cava. That is your inferior vena cava. Conduction system आपका देखोगे सबसे पहले ऐसे नोड होता है, तो बता दो ऐसे नोड। इसी को क्या कहते हैं? पेसमेकर। ऐसे नोड also known as we can say pacemaker. Even हम इसको ये भी कहते हैं pulse regulator, pulse regulatory center। क्योंकि कंडक्शन सिस्टम बंद हुआ तो हार्ट का बीटिंग बंद होगा, बीटिंग बंद होगा तो पल्स रेट नहीं मिलेगा, तो पल्स रेगुलेटरी सेंटर बोल सकते हैं। इवन बच्चों इसको लोग हम हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं, हार्ट ऑफ दिल का दिल, क्योंकि हार्ट को धड़काने वाला कौन है? एसिड। कौन है? एसिड। जैसे आपको मॉर्निंग का एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में मास्टर के बारे में पढ़ा होगा, तो पूछते हैं हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन सिस्टम का दिल कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हार्ट ऑफ हार्ट पूछे तो आपको आंसर लिखना है कि दैट इज एसिड। ओके, अब ये एसिड जो है ये लगभग देखा जाए तो पर मिनट जो है 60 to 100 इंपल्स जो है पर मिनट ये जनरेट करता है। सपोज दिस इज योर एसिड लोकेटेड जस्ट नियर टू द सुपीरियर वेना कावा, ये आपका एसिड ये पर मिनट जो है 60 to 100 इंपल्स जनरेट करता है। तो बता सकता हूँ कि मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन बाय द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपल्स कौन जनरेट करता है? एसिड नोड। दैट्स क्लियर एवरीवन? ओके फाइन। एसिड नोड के बाद आता है बच्चों एवी नोड। कौन आता है? एवी नोड। दैट इज द एवी नोड। एवी नोड। और एवी नोड को कहते हैं एस्कोटाउरा नोड। क्या कहते हैं? एस्कोटाउरा नोड। टाउरा नोड। एक और बात याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है रिले सेंटर। इसी को रिले सेंटर कहते हैं, इसी को कहते हैं रिले सेंटर। रिले सेंटर क्यों कहते हैं? जब एसिड नोड डज नॉट हैव वर्किंग कैपेबिलिटी, दैट एवी नोड आर रिस्पांसिबल टू जनरेट इंपल्स। जब एसिड नोड इंपल्स को नहीं जनरेट कर पा रहा तो कौन जनरेट कर रहा है? एवी नोड। कौन कर रहा है? एवी नोड। तो याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिले सेंटर। और एवी नोड जो है ये 40 to 60 इंपल्स पर मिनट जनरेट करता है। कितना बच्चों? 40 to 60। अब एसिड नोड हो गया, एवी नोड हो गया, फिर आता बंडल ऑफ हीट। एक होता है राइट बंडल ऑफ हीट, एक होता है लेफ्ट। और अराउंड 40 इंपल्स पर मिनट जनरेट करता है। कितना? 40। राइट बंडल ऑफ हीट जो है वो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड। एग्जाम का एमसीक्यू, इसको कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज बंडल ऑफ हीट कहीं कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ एवी नोड से इंपल्स देता है, परकंजी फाइबर को दे देता है, तो दैट डज नॉट हैव वर्किंग कैपेबिलिटी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? तो इसने क्या किया? एवी नोड से इंपल्स लिया, राइट बंडल ऑफ हीट, लेफ्ट बंडल ऑफ हीट ने राइट परकंजी फाइबर को दिया, इधर किसको दिया बच्चों? लेफ्ट परकंजी फाइबर। और ये परकंजी फाइबर की लगभग हम कंसीडर करते हैं एवरेज 20 to 40 पर मिनट की इंपल्स को जनरेट करते हैं, 30 से 40, मिनिमम 20, मैक्सिमम 40। और इस तरीके से ये 4 एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर हार्ट बीट। अब बात आती है कि इस कंडक्शन सिस्टम को कौन चलाता है? तो आप देखकर लिखना है सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व। दूसरी तरफ से कौन आएगा बच्चों? पैरा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और याद रखना इसके साथ ही बदमाश आता है वेगस। कौन आता है? वेगस। इन दोनों को कौन लेके आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये कहां से आता है? पेरिफेरल। और ये कहां से आता है? नर्वस सिस्टम। तो सिंपली याद रखना है कि कंडक्शन सिस्टम को नर्व सप्लाई करता है सिंपैथेटिक, और दूसरा कौन करता है? और पैरासिम्पैथेटिक साथ कौन करता है? सिंपैथेटिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक साथ कौन कम करता है? आपने कई बार पढ़ा होगा कंटिन्यू सक्शन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। लगातार हम सक्शन करते हैं
तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, यहीं से गुजरता है, अलग यहाँ से आता है। ये अकेला 10th क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से बाहर निकल के बाकी ऑर्गन तक सप्लाई होता है। तो जैसे ही आप लगातार सक्शन करते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सिंपैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाता, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व क्या करते हैं, कम करते हैं। तो दिस इज योर कंडक्शन सिस्टम। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल दैट हैव 3 steps. 3 steps. One is atrial systole. Atrial systole. The 0 point. How much second? 1 second. Very good. Ventricular systole. That 80 ventricular diastole. 0.4 मतलब ये तीनों जो स्टेप्स हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट्रियम 0.1 सेकंड का टाइम लगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3 सेकंड का टाइम लगा, दोनों रिलैक्स हुआ 0.4 सेकंड, दैट टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड। और याद रखना, वन कार्डिक साइकिल डज हैव हाउ मच ड्यूरेशन? When one cardiac cycle will completed with hearing one heartbeat, कितनी हार्टबीट हमें सुनाई देगी? एक साइकिल पूरा होता है कितना हार्टबीट? 1 हार्टबीट। ओके फाइन। नेक्स्ट वन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, वेरी सिंपल। हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? दैट इज योर असेंडिंग आयोटा। अभी मैंने बताया कौन सा आयोटा ब्लड सप्लाई कर रहा है? असेंडिंग आयोटा। और असेंडिंग आयोटा जो है इसकी लंबाई कितनी थी? याद रखना, असेंडिंग आयोटा की हम बात कर सकते हैं। जो असेंडिंग आयोटा, इसमें ब्लड एंटर किया। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि हार्ट को जब असेंडिंग आयोटा को ब्लड पहुंचता है, कब पहुंचता है? कोरोनरी आर्टरी रिसीव ब्लड ड्यूरिंग, ज्यादातर बच्चे लिख के आते हैं सिस्टोल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल, तब तो ब्लड निकला बाहर, आयोटा में पहुंचा, तब तो हार्ट वापस क्या हो गया? रिलैक्स। क्या हो गया? तो आपसे पूछेंगे कि जब कोरोनरी आर्टरी ब्लड को रिसीव करती है, कौन से मूवमेंट पे करती है? हाईलाइट करना मतलब डायस्टोल। एग्जाम का एमसीक्यू, कोरोनरी आर्टरी रिसीव ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल बिकॉज दिस इज व्हेन हार्ट इज रिलैक्स। एग्जाम का एमसीक्यू। अभी आपके पास में आयोटा है, ये आपका असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा में रिसीव ब्लड आपका एंटर होगा। एंटर होने से पहले राइट साइड में ब्रांच जाएगी, एक लेफ्ट साइड में ब्रांच जाएगी। राइट वाली घूमते राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट वाली को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड सप्लाई है टोटल कार्डिक आउटपुट का 5% ब्लड ये रिसीव होगा। टोटल कार्डिक आउटपुट में कितना परसेंट ब्लड बचेगा? 5%। टोटल कार्डिक आउटपुट जो है पर मिनट जो है लगभग 4500 को लेके 5000 ml होता है। उसका 5% मतलब 250 ml पर मिनट। एग्जाम में पूछते हैं कि टोटल कार्डिक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड कौन लेता है? किडनी। कौन लेता है? आपने पढ़ा होगा 15-20% ब्लड रिसीव बाय द किडनी। यस और नो? उसके बाद लीवर, उसके अलावा हार्ट जो है आर रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव 5%। और 5% कितना होता है? बच्चों सर पे हाथ लेके नहीं बढ़ रहे, शुड बी अटेंटिव, है ना? हम लोग यहाँ पर एक टास्क पे, और कभी भी ऐसे नहीं दिखना चाहिए, है ना? इससे ऐसा लगा कि इस टाइम मर चुकी है। आई नेवर सी, है ना? चेहरे पे एकदम स्माइल दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और अपने पास कहते हैं ना कि कभी देखा अंगूर लटका होता है और अंगूर को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तोड़ पाते, क्या बोलते हैं? अंगूर, बट कोशिश करते हैं। अंगूर खट्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए, और हमने कहा यार ये खट्टा अब नहीं खाएंगे। बट अभी अंगूर हमारे सामने है, और पेड़ सही उखाड़ देना, सिर्फ गुच्छा लेके नहीं आना है, पूरा पेड़ ही लाना है। उसके लिए माइंड सेट इतना खूबसूरत बना लो कि नॉट सेट 2022 के अलावा कुछ
ना हमें खाने का टेस्ट देखना है, ना हमें नींद का 10 घंटे ख्याल रखना है, ना ये देखना है कोई मेरे से लाइफ में नाराज हो जाएगा, ना यह देखना मेरे कपड़े गंदे हैं, ना यह देखना मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूं। ये सब करने का वक्त हमारे पास होगा। बट यदि अभी भी आप चीजों में बिजी हैं, फिर मुलाकात होगी नॉर्सेट की। और आप चाहते हो कि नहीं, नॉर्सेट चाहिए ना? बस उतनी आग अपने अंदर डाल लो कि नॉर्सेट से पहले कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप में से मैक्सिमम चेहरे नॉर्सेट रिजल्ट के बाद इसी स्टेज पे मिलेंगे, मैक्सिमम, है ना? और ये आज मैं लॉकडाउन से पहले क्रैश कोर्स की बात आपको बताऊं। पाउटा में क्रैश कोर्स चलाया था, 286 स्टूडेंट, आउट ऑफ 286 वी गॉट 235 सिलेक्शन उस बैच में से, जो किसी क्रैश कोर्स में जैन सिंह हाईएस्ट सिलेक्शन। और उसमें जो मिशन अभी है, तो टीचर भी हर बार कुछ नया सीखता है, स्टूडेंट भी सीखता है। उस समय सुबह हम लोग क्लास में जाते थे 8 बजे, चाय भी बच्चों के साथ ही पीते थे क्लास में। चाय वाले को बोलते थे भाई 300 चाय कप लिया, चाय बना के लिया, बच्चों के साथ बैठ के चाय पीते, फिर शुरू हो जाता था। सुबह 8 बजे एंट्री होती, भूख लगती, खाना भी बच्चों के साथ ही लाती। शाम को 8 बजे क्लासरूम से बाहर आते थे, सेकंड फ्लोर से नीचे आते थे, और प्रोस्पेक्ट में उस बैच का फोटो भी मिलेगा आपको। और उस बैच के मैक्सिमम बच्चे नर्सिंग 2020 का नर्सिंग उसमें सिलेक्शन हुआ। बस उनकी दुनिया जो थी एक उस रूम से बाहर थी नहीं। यदि क्लास कभी 6 घंटे की लगी ना, तो क्लास के बाद ही वो वही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको क्लास खत्म होने के बाद घर नहीं भागना, रूम नहीं भागना, वो वही है। इतना बड़ा कैंपस है, कॉलेज की क्लासरूम खाली मिलेगी, लाइब्रेरी खाली मिलेगी, और हमें उसी एनवायरनमेंट में बने रहते। घर वही है, 1 महीना बाद उठेंगे तो भी वही छत, वही दीवार, वही दरवाजा, है ना? बट जब हम लौटेंगे कुछ नया करके लौटेंगे। तो इसलिए भागने की जल्दी नहीं रखना, अपने आप को उसी माहौल में लगातार बना के रखना। भूख लगी है, हल्का फुल्का कुछ खा लिया, फिर पढ़ने बैठे। नींद आ रही है, नोटबुक उठाओ, चल के पढ़ने लगे। फिर भी नींद आ रही है, ऐसे डिस्कम्फर्ट जोन में अपने आप को डालो। व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन महाराष्ट्र, हम लोग सुबह जब 4 बजे उठ के पढ़ना होता था, तो नींद बहुत आती। हम लोग क्या करते, मकान में छत के जो छज्जे होते हैं ना, हम छज्जे पे बैठे, नींद आई तो सीधा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। माई सेल्फ, श्री राम सर, आपके हनु सर, अब सज्जे पे थोड़ा बैलेंस खराब हुआ, सीधा नींद आएगी नहीं। आप सज्जे पे मत बैठो, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ बैठ जाते 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। पानी की बोतल रखी होती थी, कभी इधर गिरने का डर होता, थोड़ा इधर खिसक जाता, इधर डर होता, इधर खिसक जाता। बैलेंस बनाए रखते, नतीजा अच्छे नंबर से पास हो। तो आपको भी अपने लाइफ का बैलेंस बना के रखना और लगातार मेहनत करना है, और चेहरे पे स्माइल गाइड सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट साइड में ब्लड सप्लाई करता है हार्ट की। ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लड देता है। ये फर्दर ब्लड आता है बच्चों राइट मार्जिनल आर्टरी, और ये ऑलमोस्ट जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऐसे नोड, एवी नोड तक ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट वाला फर्दर 2 ब्रांच में जाएगा बच्चों, ये 2 ब्रांच बनेगी। ये एमआई में भी पढ़ाऊंगा आगे बच्चों। ये होगा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये फर्दर ब्लड सप्लाई करता है लेफ्ट मार्जिनल, फिर आगे 2 ब्रांच बनेगा, और ये जो ब्लड सप्लाई होगा ये आपका लेटरल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, लेटरल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। फिर एक आर्टरी हो रहा है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये ब्लड डाउन में लेके आएगी लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, और ये फर्दर ब्लड सप्लाई करेगा
septal और anterior portion of the heart. याद रखना बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछते हैं मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, anterior descending artery. Anterior descending artery, most common artery can cause MI. Can cause, याद रखना, anterior descending artery heart attack cause करने की most common artery. Understand everyone? Okay, fine. Now stroke volume. What is the normal stroke volume? How much? 70. Stroke volume, volume of the blood pump from left ventricle of the heart per beat. बहुत मजेदार एमसीक्यू बनेंगे यहाँ पर. कैलकुलेशन में कुछ लाइन एग्जाम. ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि जो अयोटा. जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किसमें इंजेक्ट होगा? मतलब when your left ventricle is contract, तो blood inject in your left ventricle. Per contraction जो blood inject होगा वो blood क्या कहलाएगा बच्चों? और per contraction का मतलब per beat. That is a normal 70 to 130 ml per heartbeat. Important MCQ. मतलब एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड आपके इंजेक्ट हुआ अयोटा में, तो एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाने वाला ब्लड कितना होगा? 70 to 130 ml. अब ये वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब आप रनिंग करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम. देन कार्डिक आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट. कार्डिक आउटपुट बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. मतलब आपके सामने स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बच्चों? हार्ट रेट कितनी है? कितना कैलकुलेशन फटाफट निकालिएगा. 70 into 72 5 0 4 0 ml. और एवरेज कितना मिल रहा है कार्डियोवास्कुलर करंट का? 4500 से 5000. अभी मैंने आपको यही कहा कि नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर का 5% जो ब्लड है, द ब्लड आर रिस्पांसिबल सप्लाई टू द हार्ट. 15 to 20% ब्लड किसको जाता है? किडनी को. अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? एक पेशेंट है, उसका हार्ट रेट 88, उस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कितना? निकालिए फटाफट नोट करिएगा बिना टाइम खराब किए. पेशेंट का हार्ट रेट 88 और उस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कितना होगा? 6. इंक्रीज डिक्रीज. हार्ट रेट बढ़ रही है तो कार्डिक आउटपुट क्या हो रहा है? और हार्ट रेट कम हो रही है तो कार्डिक आउटपुट. एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है पल्मोनरी कैपिलरी रेस्पिरेशन, एक आता है पल्मोनरी आर्टरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी कैपिलरी रेस्पिरेशन नॉर्मली 6 to 12 mm of Hg होता है. पल्मोनरी आर्टरी रेस्पिरेशन. ये भी नोट कर लेना होता है. ये 4 to 12 होता है आर्टरी का, कैपिलरी का 6 to 12. पल्मोनरी कैपिलरी रेस्पिरेशन, क्योंकि दोनों में आगे एक स्वान गॉस कैथेटर आपको बताऊंगा, दोनों में यूज करते हैं. पल्मोनरी कैपिलरी रेस्पिरेशन है तो स्वान गॉस यूज करेंगे, आर्टरी रेस्पिरेशन तो भी स्वान गॉस यूज करेंगे. ये रिपीटेटिव क्वेश्चन एग्जाम का कैपिलरी वाला कि कैपिलरी रेस्पिरेशन कितना होता है. कभी आर्टरी का पूछ सकते हैं तो आपको 6 to 12. ओके. नाउ नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर. उससे पहले आप देखना 1 mm of Hg जो है इक्वल टू द 1.35 सेंटीमीटर H2 होता है. नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर 3 to 8 mm of Hg विद एक्सिलरी लाइन से ही मॉनिटर करते हैं.
स्टर्नम से यदि देखते हैं सेंटीमीटर H2, ये यूनिट देखना बहुत जरूरी है बच्चों। और वही मैंने लिखा मिड एक्सिलरी। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर, कभी आपको यूनिट mm ऑफ Hg आ जाएगा, कभी आपको सेंटीमीटर H2 आ जाएगा। हमें जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो 2 बार पढ़ना। मैं हमेशा ऑनलाइन क्लासेस भी कहता हूँ कि जब भी कोई एमसीक्यू आप पढ़ो लर्न फ्रॉम 2 टाइम्स। कभी-कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आधा पढ़ा हाथ से लिखा, और एक सिंगल वर्ड कैन चेंज द कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यू। एक सिंगल वर्ड जो है पूरा एमसीक्यू बदल देता है। और हमें हो सकता है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर लास्ट में mm ऑफ Hg की जगह सेंटीमीटर H2 में पूछ दिया हो, ऑप्शन ए में दिया हो 3 to 8, और हमें वो याद रहता है। हम तुरंत आधा एमसीक्यू पढ़ा, आंसर लिख के चले आते हैं। ये गलती नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ दोनों मेंशन किया, साथ में इक्वल भी किया। पोजीशन पूछते हैं सुपाइन, हेड ऑफ द बेड 45 डिग्री। कभी कभी ऐसा पूछेंगे जुगुलर वेन प्रेशर, जुगुलर वेन प्रेशर, तो आपको आंसर लिखना है 6 to 8 सेंटीमीटर H2, नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर। अब यहां पोजीशन मैंने कहा सुपाइन के साथ हेड तो 45 डिग्री पे एलिवेट करना, बट जुगुलर वेन प्रेशर जब मॉनिटर करते हैं तब पोजीशन की सुपाइन होती है, और यहां पर जो हेड ऑफ बेड है डिफरेंस देखो ना दोनों, यहाँ कितना है और जुगुलर वेन प्रेशर देखो 30 है। That's all. Okay, fine. नेक्स्ट आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके आपको आंसर करेक्ट है। मैनोमीटर। मैनोमीटर का इमेज भी आता है बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा मैनोमीटर का, स्वान कर्व कैथेटर का भी इमेज दिखाऊंगा। मैनोमीटर और स्वान कर्व कैथेटर इंट्रोड्यूस टू मेजर द सेंट्रल वेनस प्रेशर। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज नेम ऑफ दैट एक्सिस? फैलिबो स्टैटिक एक्सिस। ये नॉर्थ साइड का पूछा हुआ है कि एग्जैक्टली जब हम पेशेंट का मिड एक्सिलरी लाइन से राइट एट्रियम की लाइन को क्रॉस करते हैं, और राइट एट्रियम जो है वो राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है। राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वो साइड जो है वो राइट एट्रियम लोकेटेड होता है। कौन होता है? राइट एट्रियम और मिड एक्सिलरी लाइन को जब हम क्रॉस करते हैं, बराबर करते हैं, तो एक एक्सिस बनता है, और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? फैलिबोस्टैटिक। और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना, और लिखना चाहो तो नॉर्थ साइड 2022 फैलिबोस्टैटिक एक्सिस। इमेज बेस भी आ सकता है और थ्योरी बेस भी आ सकता है। हाईलाइट कर लीजिए इसको। फैलिबोस्टैटिक एक्सिस। That's your ये सारे नॉर्थ साइड के डिक्शनरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ये जो फैलिबोस्टैटिक एक्सिस है, ये तो दिख रही मैनोमीटर है, मैनोमीटर है, ये 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन और राइट एट्रियम के लाइन में, क्योंकि सुपीरियर वेना का ब्लड कहाँ डिलीवर करता है? राइट एट्रियम। कहाँ डिलीवर करता है? चेस्ट
ये फ्लूइड जो है ये राइट एट्रियम में डिलीवर होगा तो यहाँ प्रेशर फ्लक्चुएट होगा और वो प्रेशर क्या होगा? सेंट्रल वीनस प्रेशर। बाकी थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज द स्वान गॉस मेथड। ये इमेज में सोल्यूशन आता है बच्चों, फोटो आता है आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका दूसरा नाम देखिएगा, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन का कैथेटर बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर बोल सकते हैं, और मेन इसका है स्वान गॉस इमेज बेस्ड एमसीक्यू नॉट सेट कर। दैट्स ओवर एवरीवन। ओके, दिस इज योर मैनोमीटर, दैट इज योर हार्ट, this is the phallicostatic axis, that is your 0 point, that are measuring patient central venous pressure. Now MAP, mean atrial pressure, perfusion pressure felt by the organ in the body more than 60 is necessary for the vital organ. Can you tell me which are the vital organ? Brain, heart, lungs, liver, किडनी। these are the 5 vital organ। आपके vital organ को फंक्शन करने के लिए कम से कम कितना मैप चाहिए? more than 60। फॉर्मूला मैप का कहता है 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। लाइक आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 2 डायस्टोलिक मतलब 80 प्लस 80 plus 1 systolic 120 divided by 3। अब काउंट करिएगा 280 divided by something 93.5 something है ना। तो दिस इज योर मैप और नॉर्मल मैप जो होता है दैट इज 72/105। मैप जो है एग्जाम में से डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, आपसे पूछेंगे पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर 146/82, इस पेशेंट का मैप निकालिए फटाफट, फाइंड आउट फास्ट। काउंट करें तुरंत हाथ चलाएं। फटाफट आंसर निकालिएगा। नॉर्मल वैल्यू लिखा 105 तक, इंक्रीज डिक्रीज नॉर्मल नॉर्मल। एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है 96/62, इसका मैप निकालना है। क्विक आंसर 70 increase decrease normal, what is better? Increase decrease normal, again normal, तो normal वैल्यू कितना 72/105। ओके, तो मैप निकाल लोगे। कार्डिक आउटपुट